हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ्स बाइट्स। स्टार्ट कर देते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, 2 चैप्टर अपन ने ऑलरेडी कर लिया, ये थर्ड है। अब इसमें सबसे पहले होता है चार्ज फ्लो। चार्ज फ्लो को कैसे लिखते हैं? चार्ज फ्लो उनको लिखते हैं आई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डी टी, और यहाँ T1 से लेकर T2 तक इंटीग्रेट करते हैं। जैसे आई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब आई इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, अपने को ऐसे दे रखा है 2sin50πt। तो और ये इस टाइप से दे रखा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट करंट पैरामीटर्स क्या हो जाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी को इसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन, ये ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टाउ अपॉन में एम तो आपको समझ ही गया होगा, मास है। ई वो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्ब है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है। और टाउ के रिलैक्सेशन टाइम या फिर एवरेज टाइम लेव्स बिटवीन टू कोलिशंस। आई को अपन ऐसे लिख सकते हैं वीना से याद रख सकते हैं, जिसको याद नहीं है अभी, यानी ये वी लिखते हैं ऐसे करके। ये कोई एक बैटरी है V की, इससे अपन लोगों ने ये इसको सिलेंड्रिकल वॉल्यूम को कनेक्ट कर दिया है। तो इसके अंदर क्या है, एरिया ये है इसका। जब इससे करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है ना, तो इसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पे n हो जाता है, यहाँ पे ये वाला। तो ठीक है, तो इसके अंदर मोबिलिटी भी आती है। अब जैसे ये जो करंट फ्लो किया है, अब इसके अंदर से ये जो करंट फ्लो किया है, इसका यहाँ से भी करा होगा, तो इसका एरिया क्या है, ए है। तो ए से करंट फ्लो किया है ना, तो करंट डेंसिटी तो क्या हो गई, J=I/A। जे को क्या लिखते हैं अपन लोग, करंट डेंसिटी से रिप्लेसमेंट करते हैं। मोबिलिटी क्या हो जाएगी, म्यू क्या हो जाएगी, वी डी क्या हो जाएगा, जैसे या तो अपन इसको ये ऐसे ले लेंगे, वी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो E टाउ/m बच जाएगा। वही लिख रखा है यहाँ पे। करंट डेंसिटी क्या हो जाता है, वही मतलब पर यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो किया है। ठीक है, तो J= करंट पर यूनिट एरिया। ऐसे डेफिनेशन भी लिखनी होगी तो ऐसे ही लिखेंगे, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया, या फिर इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया लिख देंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट लिख देंगे। ऐसे लैंग्वेज बड़ी कर देंगे अपन। I=J.A होता है। डॉट का मैंने आपको सिग्निफिकेंस बता ही दिया है, कॉस थीटा के लिए काम आता है। तो ये क्या हो जाएगा, JA कॉस थीटा। ठीक है, E=ρJ हो जाएगा, जहाँ पे ρJ है तो इसके अंदर रो क्या है, रेजिस्टिविटी है। जे अपने को पता ही है, करंट डेंसिटी हो जाती है। ई क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है। सिंपल है अभी तक तो सब कुछ। रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस को अपन लोग हमेशा से क्या लिखते हैं, ρL/A लिखते हैं। अब इसके अंदर रो जो रेजिस्टिविटी है ना, वो क्या हो जाती है, ये M/N²। टाउ ये N और M सब बता दिया मैंने आपको। इसकी यूनिट हो जाती है ओम। और यहाँ पे रेजिस्टिविटी है। और सिग्मा यानी कि कंडक्टिविटी, जिसको अपन लोग K से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा और K वो हो जाता है अपना क्या चीज़, 1/ρ। ठीक है, रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी। लिटरल उल्टा है ये रेजिस्टिविटी। जैसे ये नॉर्मल रेजिस्टिविटी है, और ये क्या है, रेजिस्टिविटी का उल्टा है। ठीक है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। अगर टेम्परेचर को अपन बढ़ाएंगे, अगर अपन ने टेम्परेचर बढ़ाया तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर अपन ने टेम्परेचर को बढ़ाया तो सेमीकंडक्टर के अंदर क्या करेगी, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी। ये सेमी के अंदर है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में है। इस चीज़ का ध्यान रखना होगा अपने को। रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेज, क्योंकि ये टेम्परेचर बढ़ाने में क्या हो जाएगा, ये एवरेज टाइम, मतलब जो दो कोलिजन होते हैं ना, एवरेज टाइम लेव्स बिटवीन टू कोलिजन्स, वो कम हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। फॉर स्मॉल वेरिएशन इन टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू NCERT, R@T2 = R@T1 1 + का अल्फा डेल्टा टी। अल्फा अपने को पता ही है। ठीक है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर हो गया। R@T1 R@T2 का मतलब आप समझते हैं, ρ@T2 = ρ(T1) 1 + का अल्फा डेल्टा टी। ये दोनों रिलेशन हो जाते हैं किसके लिए, स्मॉल वेरिएशन इन टेम्परेचर के लिए। सेमीकंडक्टर के लिए क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अपने रेजिस्टेंस क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, क्योंकि रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज करती है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर N इंक्रीजेस, यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। भाई अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। तो वो चीज़ बढ़ रही है तो डोमिनेटिंग इन टाउ। अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो जो टाउ है, एवरेज जो टाइम इलेप्स्ड है, जगह कम होगी तो उस वजह से कम कोलिजन होगा। कम कोलिजन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब NCERT से ये जो 3 ग्राफ से उठा रखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ से ये एक बार आप देख लीजिएगा। वैसे तो मैं ग्राफ की एक वीडियो लेके आऊँगा लास्ट में, 10 मिनट के अंदर सारे ग्राफ्स का अपन लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, उससे अपने को सारे हो जाएगा। यूनिट्स की भी एक आएगी वीडियो, तो यूनिट्स भी अपन लोग सारे कर लेंगे 10 मिनट में। और बाकी डेरिवेशन जाएगी, वो थोड़ा सा लंबा जाएगा लेक्चर, पर सारे चैप्टर के डेरिवेशन एक ही वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, सेल या फिर EMF या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस, ये क्या हो जाता है, इसके अंदर हो जाता है। देखो यहाँ पे ये EMF लग रखी है, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस R है इसकी, A और B कोई सर्किट है। तो इसके अंदर अगर
ये जैसे ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव से अगर करंट दूर जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, माइनस हो जाएगा, ई माइनस का ईयर, क्योंकि क्या हो रहा है, ये वर्क डन बाय बैटरी हो रहा है। ये जो बैटरी है ना, यही तो काम कर रही होगी इस करंट को इधर भेजने के लिए। अब लेकिन ये जो करंट है इसके अंदर आ रहा है, यानी कि वर्क डन ऑन द बैटरी हो रहा है। वर्क डन ऑन द बैटरी मतलब क्या हो जाएगा, चार्जिंग हो रही है इस चीज़ की। तो वी ए बी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए टू बी, ये हो जाएगा अपना ई प्लस का आई आर। वड़ा इक्वल टू इडली इंटू रसम, तो पता है ना आपको, वड़ा इक्वल टू इडली इंटू रसम। इसका मतलब क्या हो गया, v इक्वल टू आई आर। ये क्या हो जाता है भाई, ये हो जाता है ओम्स लॉ, पता होना चाहिए ये तो। अल्टरनेटिव इसके अंदर देख लेते हैं। अगर इस टाइप का अपने को कोई सर्किट दे रखा है भाई, अपने को पूछ लिया कि वी ए बी क्या है यहाँ पे। अब यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, ये वाली रेजिस्टेंस भी है, ईएमएफ भी है, और करंट क्या कर रहा है, इधर फ्लो कर रहा है, यानी कि वर्क डन बाय द बैटरी हो रहा है। वी ए बी क्या हो जाता है, मैंने अभी आपको बताया, वड़ा इक्वल टू इडली इंटू रसम। तो वड़ा क्या हो जाएगा इसके अंदर, ई स्मॉल आर अपॉन में स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये चीज़ हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो ई आर अपॉन में स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये हो गया, सिंपल है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के अंदर कैपेसिटेंस का उल्टा हो जाता है, इसके अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी में कैपेसिटेंस का उल्टा हो जाएगा। उसके अंदर क्या होता था, जब अपन सीरीज़ के अंदर करते थे, जब अपन पैरेलल में करते थे तो डायरेक्ट ऐड हो जाता था कैपेसिटेंस में, और सीरीज़ में करते थे तो क्या हो जाता था, वो 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाता था। लेकिन इसके अंदर जस्ट इसका उल्टा होगा। अगर अपने इसके अंदर पैरेलल दे रखा है तो अपने ये चीज़ होगी, मतलब ये अपॉन वाला काम होगा, सीरीज़ में डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। जैसे ये दे रखा है E1, अब ये देखो यहाँ पे प्लस माइनस, ये माइनस प्लस है, तो E1 प्लस E2 माइनस का E3 लिखेंगे अपन इसके अंदर। ये देखो यहाँ लिख भी रखा है, आर इक्वेलेंट लिखना है तो क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख दिया। E1 है, R1 है, E2 है, R2 है, तो इसमें क्या करेंगे, वड़ा इक्वल टू हो जाता है इडली इंटू रसम। अपने को इडली क्या दे रखी है यहाँ पे, वो E1 और R1 इस टाइप की फॉर्म में दे रखी है ना, तो यहाँ पे देखो E1 अपॉन R1 माइनस का E2 अपॉन R2 इक्वल टू अपॉन में 1/R1 प्लस 1/R2, ये कर लेंगे। और माइनस क्यों किया, अपोजिट पोलैरिटी है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा है। यहाँ पे अपन ने ये जो चीज़ है ना, ये वाली, इसको पॉजिटिव लिया है, अपन चाहे तो इसको भी ले सकते हैं, पर मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि इसको ले, ताकि आप थोड़ा इजीली समझ पाए चीज़ों को। किरचॉफ्स लॉ के अंदर क्या हो जाता है, लूप लॉ होता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ, या फिर जंक्शन लॉ हो जाता है, लूप लॉ और जंक्शन लॉ। अब करंट लॉ में क्या हो जाता है, करंट लॉ के अंदर करंट कांस्टेंट हो जाएगा भाई, सिंपल है। तो अगर V इक्वल टू आई आर होता है, करंट जहाँ पर कांस्टेंट है, तो वेल V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, अपन यहाँ पे कहीं पे भी करंट फेंकते हैं ना, तो सम ऑफ करंट जीरो हो जाना चाहिए। तो I1 यहाँ पे देखो, I1 यहाँ पे माइनस का I2 माइनस का I3, जैसे प्लस माइनस यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, इस तरह से लिख लेंगे। और यहाँ से अगर अपन स्टार्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे I1 इधर से आ रहा है, तो यहाँ पे अगर अपन इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव, मतलब इधर आने वाले करंट को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो I1 माइनस का I2 माइनस का I3 इक्वल टू 0, I टुवर्ड्स जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। जहाँ पे भी जंक्शन है ना, उसकी तरफ आई जो होता है उसको पॉजिटिव की तरह कंसिडर करता है। ठीक है, अब मान लो इधर जंक्शन है, ठीक है, तो अपन इधर वाले आई को पॉजिटिव करेंगे, इधर वाला जंक्शन है तो इधर वाले आई को पॉजिटिव करेंगे। KVL, अब इसके अंदर V आ रहा है, V मतलब क्या हो जाएगा, वोल्टेज इसमें कांस्टेंट हो जाएगा, वोल्टेज का सम जो है वो जीरो हो जाएगा। तो V इक्वल टू आई आर होता है, उसके अंदर जो वोल्टेज है उसका देखना है अपने को। अपन क्या करेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग से यही सिखा रहा हूँ मैं, कि यहाँ पे माइनस प्लस इस तरह से लिखे, और ये क्या हो रहा है, यहाँ से करंट इधर फ्लो कर रहा है। तो अब ये बताओ, वर्क डन ऑन द बैटरी है या वर्क डन बाय द बैटरी है। करंट फेंक रहा है ये, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द बैटरी हो जाएगा। वर्क डन बाय द बैटरी है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करना है। अब V इक्वल टू आई आर से करेंगे ना, वोल्टेज के लिए क्या हो जाता है, आई आर हो जाता है। तो आई आर के हिसाब से देखो, ये आई तो कांस्टेंट ही रहेगा, R1 R2 ये सब चेंज हो रहा है, तो आई R1 प्लस आई R2 माइनस का E1 लिख दूंगा मैं। उसके बाद में यहाँ पे आऊँगा तो प्लस का आई R3 लिख दूंगा, माइनस का E2 लिख दूंगा, और इक्वल टू 0 कर दूंगा। सिंपल है, लूप ABCD ले लिया। करंट एनालिसिस फॉर या फिर मोर टेक्निक्स, भाई इस टाइप के जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये अक्सर क्वेश्चन में आ जाता है, और अपन लोगों को समझ नहीं आता कि सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन को, और अपन इन टाइप के क्वेश्चंस में अटक जाते हैं, और ऐसे बहुत बार आएंगे। जैसे अगर अपन को पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, पॉइंट पोटेंशियल मेथड कहा जाता है, तो अपने को कैसे पता चलेगा कि भाई ये कब लगाना है। अगर अपना करंट जो है वो सेम जा रहा है, देखो यहाँ से अपन लोग ये करंट जा रहा है इधर की तरफ, यानी कि ये वर्क डन बाय द बैटरी हो गया। सबसे पहले तो वर्क डन बाय द बैटरी हो गया, और उसमें करंट क्या जा रहा है, सेम जा रहा है। तो क्या करेंगे, वड़ा इक्वल टू सबसे पहले लिखेंगे इडली इंटू रसम, जो सेम जा रहा है उसके नीचे क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, और उसके बाद में लिख लेंगे ये रिलेशन प्रोपोर्शनलिटी का, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। तो अब इसके अंदर सिंपल सा फंडा है, जैसे V1 है तो V1 क्या हो जाएगा,
V इक्वल टू आई आर हो जाता है ना, तो ऐसे ही V1 इक्वल टू आई आर वन अपॉन में R1 प्लस R2, टोटल रेजिस्टेंस का सम लग दिया। V2, अब V2 अगर अपने को लिखना है तो बताओ कैसे लिखेंगे, V2 इक्वल टू आई आर टू अपॉन में R1 प्लस R2, पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन का तो बहुत ईजी है लिखना। अब देखो इसका भी ऐसा कैसे है, बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे क्या है, R1 और R2 अपने को दे रखा है पैरेलल के अंदर, अपन ने इसके अंदर पोटेंशियल सेम है। अगर V, देखो अब इसके अंदर पोटेंशियल सेम है तो V इक्वल टू आई आर लिखा अपन ने। उसके बाद में क्या बताया था आपको, अंडरलाइन कर दो। अंडरलाइन करने के बाद में क्या करो, I इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा इसके अंदर, ये वाला रिलेशन लिख दो। तो इसके अकॉर्डिंग जब अपन यहाँ पे लिखेंगे ना, तो I1 क्या हो जाएगा, अगर अपन I1 को लिखेंगे, अब इसके अंदर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्ट I1 R1 तो लिख नहीं सकते थे, तो अपन क्या करेंगे, I1 अगर अपने को लिखना है, करंट इन फर्स्ट वाला बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, एकदम ध्यान से देखना। I1 को कैसे लिख लेंगे, I इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2, उसके अलावा वाला, ठीक है। I2 को क्या लिखेंगे, I इंटू R1 अपॉन में R1 प्लस R2, ये देखो यही लिख रखा है आपको। पॉइंट पोटेंशियल मेथड देख लेते हैं। अगर अपने को कभी भी क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा कि अब यहाँ पे सब सारी चीज़ें दे रखी है, कोई कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम है, किस टाइप का डायग्राम है, कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम है, अब अपन क्या करें, तो अपन क्या करेंगे, पॉइंट पोटेंशियल मेथड लगा देंगे। उसके अंदर कुछ नहीं सोचना, कहीं से भी अपन स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी जंक्शन पकड़ो, ठीक है, उसके अलॉन्ग एक जगह तो पूरा का पूरा एक्स पोटेंशियल ले लो, एक जगह उसके अलॉन्ग जीरो पोटेंशियल ले लो, उसी ब्रांचिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स ले लिया, उस एक्स से क्या करो, करंट फ्लो करवा दो तीनों डायरेक्शन, जितनी भी मतलब ब्रांचें निकल रही है ना, जैसे अब ये मान लो ये है, ऐसे निकल रही है सारी ब्रांचें, तो सब में करंट फ्लो करा दो ऐसे करके, अपना काम एकदम ईजी हो जाएगा। तो I1, I2 और I3 अपन ने इस तरह से करंट फ्लो करवा दिया, सिंपल सिंपल, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन इसके अंदर, और उसका जो सम आ जाएगा वो जीरो हो जाएगा पॉइंट पोटेंशियल मेथड के अकॉर्डिंग, तो I1 प्लस I2 इक्वल प्लस I3 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब वड़ा इक्वल टू इडली इंटू रसम तो अपने को लिखना आता ही है, इडली अपने को लिखना आता है, वो कितना हो जाता है, वड़ा अपॉन रसम। अब अपने को वड़ा लिखना है तो वड़े के लिए क्या करेंगे, जैसे I1 वाला ये वाली ब्रांच है पूरी, ये वाली ब्रांचिंग को देखो एक बार, I1 इधर की तरफ जा रहा है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। एक्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर अपने को जीरो बनाना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इस वाली पूरी की पूरी ब्रांचिंग के अंदर करंट जीरो बनाना है, क्योंकि अपने तो अज्यूम करा है ना, तो x-2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये x-2 है, ये x है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो लेके यहाँ पे, या तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं, तो x-2 अपॉन में क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस लिखनी थी, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी इसके अंदर, ये वाली 4 हो गई। I2 के हिसाब से लिखेंगे तो क्या लिख लेंगे, x-10 और अपॉन में 2 लिख लेंगे। I3 लिखना है भाई अपने को, अब अपन क्या करेंगे, ये लिख लेंगे इसके अंदर x-4 अपॉन में 2 लिख लेंगे, ठीक है। ये x-4 अपॉन में 2 लिख लिया, यहाँ पे x-2 अपॉन में 4 लिख लिया था, ऐसे लिख लेंगे। ईजी है बिल्कुल, अभी तक तो सब समझने का था ईजी, अगर आपने एक बार समझा होगा ना तो अब बिल्कुल नहीं भूलोगे आप। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर देख लो, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में क्या हो जाता है कि सीरीज़ में भी आ सकते हैं, पैरेलल में। अब सीरीज़ के अंदर मैंने आपको बता ही दिया ऐड हो जाता है, पैरेलल के अंदर क्या हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2। सबसे ज़्यादा डायग्राम इस टाइप के पूछे जाते हैं भाई, ये दो टाइप के जो है ना डायग्राम, ये PYQs के अंदर बोर्ड के अंदर सब जगह पूछ लेते हैं, और अपने को समझ नहीं आता कि भाई अब इसको पैरेलल में किसको ले, सीरीज़ में किसको ले, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर कभी भी इस टाइप का डायग्राम आ जाए, यहाँ पे ए दे रखा है, यहाँ पे बी दे रखा है, ठीक है, इस टाइप का कुछ डायग्राम है, तो अपन इसको क्या करेंगे, इस तरह से बना लेंगे, रीड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे क्या है, ए और यहाँ पे ये बी है। अब यहाँ पे इस तरह से इसका डायग्राम बन जाएगा, तो R1 R2 R3 क्या होगा, पैरेलल के अंदर भाई। लेकिन अगर अब इस टाइप का डायग्राम दे दिया, जैसे ये वाला दे रखा है, तो इसके अंदर तो अपन फंस जाएंगे। यहाँ पे रेजिस्टेंस दे दी, यहाँ पे और सबसे ज़्यादा आता है ये वाला, रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस लगा रखी है भाई ने। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी को पकड़ेंगे, ए और बी को यहाँ पे लिख देंगे, और उसके बीच में क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ए, यहाँ पे मैंने लिखा बी, इसके बीच में अपन ने खींच दी एक लाइन, इस टाइप से खींच दी लाइन। उसके बाद में जहाँ पे ये जो होता है ना, ये वाले डिफाइनिंग पोटेंशियल्स, इसको लिख देंगे कि ए और यहाँ पे बी के बीच में, यहाँ पे एक्स का कोई रोल है क्या, ए और एक्स के बीच में भी आ रहा है एक रेजिस्टेंस, बी और एक्स के बीच में भी आ रहा है, ए और एक्स के मतलब एक्स कॉमन है, तो ए और एक्स के बीच में भी आ रहा है, और ये बी और एक्स के बीच में भी आ रहा है, दोनों के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे लिख लिया एक्स को। उसके बाद में इन दोनों के बीच का, ए और एक्स के बीच में कितने रेजिस्टेंस है, जैसे ये वाला है, ये वाला है, 2 है, तो 2 यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिए पैरेलल के अंदर। अब ए और बी के बीच में कितना है, एक रेजिस्टेंस है, तो अपन ने क्या किया, ए और बी के बीच में ये वाला एक रेजिस्टेंस लगा दिया। अब बी और एक्स के बीच में कितना है, देखो बी और एक्स है, ये वाला, ये एक रेजिस्टेंस है इसके बीच में, और ये वाला एक रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस लगा दिए। सिंपल डायग्राम को रीड्रॉ कर लो, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यही आता है, तो इसको याद कर लो, ये मतलब कि इस टाइप से बनता है, एक बार देख लिया तो अब अपन को आ ही जाएगा, ठीक है, ईजी है। व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, मैंने आपको इसमें भी बताया था कि R1 अपॉन में R4 इक्वल टू R2 अपॉन में R3 हो जाता है। अगर ये दोनों, इन दोनों का जो ये है ना, R1 अपॉन में R4 इक्वल टू R2 अपॉन में R3, ये अगर अपना आ जाए बराबर आ जाए, ठीक है, ये आ जाए अपना बराबर, तो अपन लोग क्या करेंगे, ये वाली जो ब्रांचिंग है ना,
इसके अंदर से ये जो R5 रेजिस्टेंस है इसको हटा सकते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर है तो इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस वाले वायर के अंदर वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे और यहाँ पे सेम हो जाएगा, तो इसके अलॉन्ग तो ज़ीरो हो जाएगा ना, या ये माइनस ये करेंगे तो इसको अपन लोग पूरा हटा देंगे। और हटाने के बाद में ये R1/R2 इक्वल टू R4/R3 यही चीज़ बता रखी है इसने भी। ठीक है, अब ये देख लेते हैं इसके अंदर क्या हो जाता है। इसमें अगर अपने को इस टाइप का कोई डायग्राम दे रखा है तो अपन इसको इसमें कैसे बताएंगे, क्योंकि अपने को समझ तो इसमें आता है सब कुछ। अब देखो इसके अंदर क्या करो, ये चीज़ उठा लो, ये जो चीज़ है इसको अपन ने ऐसे उठा ली ऐसे करके, या फिर अपन ये चीज़ उठा लेंगे। अब मैं तो ज़्यादा प्रेफर ये करूँगा, ये 454 ये या तो इसको उठा लो, या फिर 852 अगर ऐसे उठाया तो ये भी चलेगा। तो 852 उठाया तो यहाँ पे लिखो 8 5 और यहाँ पे 2। अब बचा क्या है, ये वाली साइड ही तो बची है। अब एज इट इज़ इसको जैसे उठाया वैसे क्या करो, इसको ऐसे टिल्ट करो। इसको ऐसे उठाया ना अपन ने, इसको यहाँ पे ऐसे टिल्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे इसको ऐसे लगा देंगे। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। और देख भी लेना किसके लॉन्ग क्या लगा रहे हैं अपन लोग, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो एक बार बना के देखना जरूर सेशन के बाद में कि किस टाइप का बन रहा है। क्यूब रेजिस्टर्स के अंदर क्या हो जाता है, ABCD इस टाइप के क्यूब है, तो R इक्विवेलेंट ऑफ AB क्या हो जाएगा, ये डायगोनल है ना, इसके अकॉर्डिंग बॉडी डायगोनल के अकॉर्डिंग हो जाएगा 5R/6। R इक्विवेलेंट AC मतलब ये साइड है, एज है, तो इसके अंदर हो जाएगा 7R/12। R इक्विवेलेंट AD, भाई AD क्या है, अब देखो ये इसी प्लेन की डायगोनल है, फेस डायगोनल है, तो ये कितनी हो जाएगी 3R/4। इनफाइनाइट लेडर अगर अपन ने ले रखी है तो अब देखो इसके अंदर क्या करेंगे, A और B बहुत बार पूछा जाता है इनफाइनाइट लेडर का क्वेश्चन, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये R1 है, ये भी R1, ये R2, ये R2, R1 R2 इस टाइप से इनफाइनाइट तक दे रखा है। तो अब इनफाइनाइट तक दे रखा है, जैसे ही अपने को पता पड़ गया कि भाई ये चीज़ें तो सेम आ रही है एज इट इज़, तो इसको अपन ने क्या कर लिया, एक्स लेट कर लिया इस पूरी ब्रांचिंग को। ये जो है ना ये वाला पूरा इसके आगे का जितना भी है इस वाले पार्ट को क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया, और यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब कोई हार थोड़ी ना है, R1 प्लस का 1/R2 प्लस का 1/x ऐसे लिख देंगे। अगर अपने को RA से लेके B तक लिखना है तो क्या करेंगे, R1 प्लस का 1/R2 प्लस का 1/x। ये आपने क्यों लिखा, क्योंकि ये पैरेलल में दिख नहीं रहा क्या भाई, ये देखिए पैरेलल में तो है, तो अपन इस तरह से लिख देंगे इसको। थर्मिनल इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं इसको। कांस्टेंट करंट है अगर, और टाइम वेरिंग करंट है। टाइम वेरिंग करंट का भी बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। कांस्टेंट करंट का देख लेते हैं। कांस्टेंट करंट के अंदर क्या हो जाता है, अगर कोई एक V वोल्ट की बैटरी से यहाँ पे रेजिस्टेंस R लगा रखी है, ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस है, और वर्क डन बाय द बैटरी हो रहा है। तो अब इसके अंदर यहाँ पे देख लो पावर अगर अपने को लिखनी है, पावर क्या लिख देते हैं अपन लोग, इसको पावर इक्वल टू I²R लिखते हैं। ठीक है, I²R है तो वड़ा इक्वल टू इडली इंटू रसम लगाया, उससे मैनिपुलेट करते करते V²/R भी लिख सकते हैं इसको, और VI भी तो लिख सकते हैं, ऐसे लिख लेंगे। तो पावर इक्वल टू I²R V²/R VI। अगर पावर का अपने को याद हो गया तो कुछ नहीं करना, हीट के लिए क्या करना है, यहाँ पे टाइम लगा देना है बस। अभी देखो इसने यही लगा रखा है, ये वाट में हो जाता है, ये जूल्स में हो जाता है। ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अगर अपने को इस टाइप से कुछ दे दिया, पूछ लिया कि अपन यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस लगाया जिससे इस वाले पूरे सर्किट के अंदर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो। अब अपने को क्या पता कितना लगाएगा, तो क्या करेंगे, ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये अपने को लगाना है स्मॉल आर रेजिस्टेंस के बराबर, ताकि अगर अपन ये दोनों को सेम लगाएंगे, पावर ट्रांसफर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस, तो अपनी मैक्सिमम पावर आएगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर रेटिंग में देख लेते हैं स्पेसिफिकेशंस। ये कोई एक बल्ब है, इसकी 220 वाट का है, ये 50 वाट का रेटेड पावर है इसका, और 220 वाट इसकी रेटेड वोल्टेज है। रेटेड वोल्टेज मतलब कि ये इतनी लिखी आती है इसके ऊपर, मीन्स बल्ब विल कंज्यूम 50 वाट इफ 220 वोल्ट इज अक्रॉस इट। तो आर ये रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब कितना हो जाएगा, V²/P हो जाएगा, क्योंकि पावर क्या हो जाता है V²/R हो जाता है ना। तो अपने को रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब बताना है, तो क्या हो जाएगा V²/P, क्योंकि P को अपन ने यहाँ भेज दिया, रेजिस्टेंस को यहाँ भेज दिया। अगर वोल्टेज जो है अपना रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा है तो बल्ब क्या करेगा, फूट जाएगा। ठीक है, मोर पावर मोर ब्राइट, जितना ज़्यादा पावर होगी उतनी ज़्यादा ब्राइट होगी। तो अगर अपने घर में इन्वर्टर होगा आपके घर में, और अगर आपने उसको बल्ब के अंदर लगा रखा होगा, तो जैसे ही लाइट जाती है तो थोड़ा सा बल्ब क्या कर जाता होगा, डिम पड़ जाता होगा हल्का सा। पहले तो क्या है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही होती है, लेकिन एकदम से क्या होता है, जैसे ही वो लाइट गई ना तो थोड़ी सी उसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है, पावर कम होने से ब्राइटनेस कम हो जाती है। गैल्वेनोमीटर टू एमीटर और वोल्टमीटर के कन्वर्जन, एमीटर का देख लेते हैं। अगर अपन ने एमीटर को हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज़ में करते हैं। ठीक है, एमीटर को अपन हमेशा सीरीज़ के अंदर कनेक्ट करते हैं, और इसको अपन लोग याद कर सकते हैं अनुष्का शर्मा से। ठीक है, अनुष्का शर्मा से याद कर लिया, ये पूरा का पूरा याद हो ही गया। और कनेक्टेड इन सीरीज़, इसको सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे इसके साथ में, जैसे ये सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया। आइडियल एमीटर की जीरो रेजिस्टेंस हो जाती है, प्रैक्टिकली इट हैज़ वेरी लो रेजिस्टेंस, प्रैक्टिकली उसकी बहुत ज़्यादा कम रेजिस्टेंस होती है। भाई जीरो से कम क्या ही लोगे। अब जैसे यहाँ पे ये कनेक्ट कर रखा है एमीटर का जो है ना, अब जैसे एमीटर भले ही कनेक्ट में ऐसा लग रहा होगा, लेकिन छोटी सी चीज़ है लेकिन काम बड़ा है इसका।
ये इस टाइप का पूरा सेटअप कनेक्ट होता है इसका, ठीक है। ये जो कन्वर्जन है ये देख लेते हैं। एम मीटर यहाँ पे लग रखा है तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया और यहाँ पे शंट रजिस्टर यहाँ पे इस तरह से लगा दिया। तो आई जी क्या होता है, अब इसके अंदर अपन ने करंट तो यहाँ पे फ्लो करवा दिया है। ये क्या है यहाँ पे भैया ऐसे देख सर्किट पूरा होगा, जैसे यहाँ पे ये देखो ये वाला पूरा सर्किट है, इसके अंदर अब करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के थ्रू भी निकलेगा और जिस एमीटर के अंदर भी जाएगा, तो एमीटर में जब जाएगा ना तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में आई जी जाएगा और इधर ब्रांचिंग होके क्या हो जाएगा आई, इधर आई जी चला गया तो इधर कितना जाएगा आई माइनस का आई जी चले जाएगा। आई जी इसमें से चला गया तो बचा क्या आई माइनस का आई जी, और वो शंट के थ्रू पास करेगा। तो आई जी मैक्सिमम करंट है जो पास कर सकता है गैल्वेनोमीटर से फुल डिफ्लेक्शन शो करने के लिए। गैल्वेनोमीटर की कभी मशीन देखी है, लैब वेब में गए हो तो इस टाइप की मशीन होती है, इधर वाला और इधर वाला हाफ डिफ्लेक्शन मतलब मेथड वो होता है ना, वो है। तो आई माइनस का आई जी इंटू एस, इसके अंदर क्या करा वड़ा इक्वल टू इडली इंटू रोस्टम होता है ना, तो उसी से करा है ये वड़ा इक्वल टू इडली इंटू रोस्टम। इसमें इडली कितना है आई माइनस का आई जी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है इसका शंट का एस है, तो वोल्टेज इसका और इसका बराबर हो जाएगा वी, ये आई माइनस का आई जी इंटू एस इक्वल टू आई जी आर जी हो जाएगा, ठीक है। इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस में तो अंधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब वोल्ट मीटर का देख लेते हैं। अगर अपन ने वोल्ट मीटर यानी कि अगर अपन ने एम मीटर को सीरीज़ में कर रखा है अनुष्का शर्मा से, तो अपन लोग क्या करेंगे वोल्ट मीटर को तो पैरेलल में ही करेंगे क्योंकि वो सीरीज़ में हो गया है। अब यहाँ पे वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट किया तो इसके अंदर वोल्ट मीटर किस टाइप का हो जाता है, जैसे ये गैल्वेनोमीटर बना दिया और यहीं पे ऐसे शंट लगा दिया और यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दो अब इसको किसी भी चीज़ से, ये देखो ये ऐसे कर दिया, यहाँ पे इस टाइप का हो गया। इसकी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाती है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इसी से मेजर किया जाता है। वोल्ट मीटर से क्या करते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, उसके अंदर मैक्सिमम करंट मेजर करते थे, ठीक है। और V इक्वल टू हो जाएगा आई जी आर जी प्लस का एस, आई जी पता ही है, आई यहाँ पे गया तो आई जी यहाँ पे चला जाएगा, तो आर जी यहाँ पे है और ये सीरीज़ के अंदर मैंने क्या बोला था आपको ऐड हो जाता है, तो ये आर जी प्लस का एस हो जाएगा, ठीक है। तो आई जी आर जी प्लस का एस वी इक्वल बड़ा इक्वल टू इंटू रसम से लिख लिया इसको। गैल्वेनोमीटर करंट फॉर फुल डिफ्लेक्शन पता ही है अपने को। मीटर ब्रिज में क्या हो जाता है टू फाइंड R2, अपन इसको यूज़ करते हैं कि ये R2 कितना है ये पता लगाने के लिए, बेस्ड ऑन बैलेंस वी स्टोन ब्रिज भी इसी का जुगाड़ होता है पूरा का पूरा। R1 अपॉन R2 इक्वल टू आर ऑफ AP अपॉन में R ऑफ BP हो जाता है। R1 अपॉन में R2 इक्वल टू आर ऑफ AP रेजिस्टेंस ऑफ AP अपॉन में रेजिस्टेंस ऑफ BP। जहाँ पे जो पॉइंट है ना यहाँ पे यहाँ जाके रुक जाता है, जहाँ पे करंट जीरो हो जाता है वहाँ पे ये इन दोनों पार्ट्स को डिवाइड करता है L1 और L2 की लेंथ के अकॉर्डिंग। नल डिफ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं इसको, या जो P वाला पॉइंट है इसको। जनरली L1 और L2 को मिला के 100 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। करंट सेंसिटिविटी हो जाता है IS इक्वल टू NBA अपॉन C और VS इक्वल टू IS इंटू R, ये तो पता ही है, बड़ा इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टम से वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाती है। अब अपन ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरह मतलब फॉर्मूलाज अपन ने सारे कर लिए। अब अगर अपना कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो वो इस वाले पोर्शन से पूरा कवर हो जाएगा, लेकिन अगर आप अपना थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आया तो वो इससे कुछ भी नहीं होगा। तो अपन थ्योरी बेस्ड पोर्शन के लिए आप बोर्ड्स का पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। छोटा सा है और ट्रिक्स के साथ बताऊंगा। अब फार्मूलाज को अपन लोगों ने ज़्यादा टाइम दे दिया ना तो इस थ्योरी में बहुत कम टाइम लगेगा क्योंकि थ्योरी ज़्यादा है नहीं इसमें। इलेक्ट्रिक करंट को किस तरह से डिफाइन करते हैं, ये I इक्वल टू dq/t, यानी कि देखो ये द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख दूंगा मैं तो कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मेटेलिक कंडक्टर, अगर कोई कंडक्टर मेटेलिक है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज किस तरह से फ्लो करेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं अपन किसी मेटल पे सर्टेन पॉइंट्स पे तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी जनरेट करते हैं जो कि एक एवरेज वेलोसिटी होती है जो ऑब्टेन की जाती है कुछ कुछ पार्टिकल्स की, जैसे इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस के अंदर। जैसे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर क्या होगा अगर अपन लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया है किसी मेटल के ऊपर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है, ठीक है। इसके अंदर अपन ने यहाँ पे किसी मेटल को रख दिया है। अब मेटल के अंदर क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो ये मूव करना स्टार्ट करेंगे, इधर उधर घूमेंगे ये लोग, तो एवरेज वेलोसिटी इनकी बनेगी और इससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब कंसीडर की जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पता ही है, रिलैक्सेशन टाइम मीन फ्री पाथ, ये सब बता ही दिया, ये सब बता दिया। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी क्या हो जाता है, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। भाई ये बिल्कुल याद नहीं करना क्योंकि ये वही चीज़ लिख रखी है, यूनिट लेंथ और यूनिट ये कंडक्टिविटी क्या हो जाता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, पता है भाई बचपन से। ओम्स लॉ क्या हो जाता है, द फ्लो ऑफ करंट थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, मैंने क्या बोला था V इक्वल टू IR है। अब इसके अंदर ये द फ्लो ऑफ मेरे हिसाब से तो पोटेंशियल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाता है
पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें इसने लैंग्वेज में किस तरह से कन्वर्ट करा है, द फ्लो ऑफ करंट थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश्ड अक्रॉस द कंडक्टर प्रोवाइडेड अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट। दूसरी कंडीशंस कांस्टेंट होते हुए जब बड़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है आई के, तो इसको अपन लोग बोल देते हैं ओम्स लॉ। लीनियर वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, ओम्स लॉ और द वी आई कर्व्स आर स्ट्रेट लाइंस पासिंग टू द ओरिजिन, इस टाइप का कुछ उसका ग्राफ होता है, ग्राफ का बता दूंगा अलग से। नॉन लीनियर वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर सेमीकंडक्टर पी एन जंक्शन डिनोट, ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, और वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स आर नॉन लीनियर। भाई असर्शन रीजन में आ सकता है, एनसीईआरटी की लाइनें हैं ये, एक बार पढ़ रखी होनी चाहिए कि सेमीकंडक्टर जो है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, और वी आई कैरेक्टरिस्टिक जो होता है उसमें नॉन लीनियर होता है। इसका वाइस वर्सा करंट वाले में हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल, ये वाला मैंने डायग्राम बता ही दिया था। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर, ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर पावर इक्वल टू वो हो जाएगा ना, इसके अंदर हीट को जो अपन ने पढ़ा था ना, पावर पढ़ा था और एक हीट ट्रांसफर पढ़ा था, हीट को इसने बोल रखा है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हीट इक्वल टू क्या हो जाता था अपना आई स्क्वायर आर टी वी आई टी वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और वी स्क्वायर बाय आर इन टू टी, ये हो जाता था। तो ये इसने यही लिख रखा है, और कुछ नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यू टू कंडक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन कंडक्टर कॉजिंग इलेक्ट्रिक करंट इज, ये हो जाती है। पावर इन वर्क डन, पावर इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम, पता है भाई, अब इसको भी याद करोगे तो पागल हो तुम। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ये बता दिया आपको। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो मेंटेन करने के काम आता है पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो इलेक्ट्रोड के बीच में, और जैसे कि एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ऐसा डिवाइस होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के काम आता है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच की। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस एक ऐसी रेजिस्टेंस होती है इलेक्ट्रोलाइट की जो रेजिस्ट करती है फ्लो ऑफ करंट को, जब उसको अपन ने किसी सर्किट से कनेक्ट किया है। तो ईएमएफ क्या हो जाती है, ईएमएफ एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस होता है किन्हीं दो इलेक्ट्रोड के बीच में जहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। जैसे ये कोई एक इलेक्ट्रोड है, ये कोई एक इलेक्ट्रोड है, तो इनके बीच के अंदर अपन लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना, ये इसको अपन लोग बोल देते हैं ईएमएफ। आपने अगर याद हो तो सोल्यूशन चैप्टर पढ़ा हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा या सोल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा, तो आपको काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगा केमिस्ट्री का, पर ठीक है यहाँ पे भी आ ही रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ सेल क्या हो जाता है, ईएमएफ या फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल हो जाता है। यहाँ पे इसकी को एक्सप्लेन कर रखे कि भाई यहाँ पे एक ये ले लो, ईएमएफ ले लो, एक स्मॉल आर ले लो, की को टाइम इक्वल टू जीरो पे करो, फॉर्मूला डेरिवेशन किसी काम का नहीं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस एन एक्सटर्नल रजिस्टर। तो इसमें क्या हो जाता है, देन द करंट इन द सर्किट विल बी, करंट ये हो जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो ये हो जाएगा, ये किसी काम का नहीं है। कंडक्टेंस रेसिप्रोकल हो जाता है रेजिस्टेंस का, ये सारे फॉर्मूलाज दे रखे हैं एक ही जगह पे। किरचॉफ्स लॉ या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर क्या हो जाता है, किरचॉफ्स के रूल क्या हो जाता है, फर्स्ट रूल सेकंड रूल दोनों याद रहने चाहिए। किरचॉफ्स के रूल क्या है, पहला रूल तो भाई था जंक्शन रूल था, और दूसरा वाला रूल था रूप रूल। लूप रूल यानी कि के वी एल आ रहा है ना इसमें, तो इसके अंदर वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है। इसके अंदर क्या हो जाता है, करंट जो है उसका समीशन ऑफ करंट वो जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे देख लो, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट जंक्शन एट द सर्किट इज जीरो। दिस फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो वाला सिस्टम जो है। सेकंड रूल के अंदर देख लेते हैं, सेकंड रूल के अंदर के वी एल है, तो इसके अंदर वो सम ऑफ वोल्टेज विल बी सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द एलिमेंट इज जीरो। दिस फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उधर चार्ज किया तो इधर एनर्जी कंसिडर कर लिया। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो जाता है, एक ऐसा जिसके अंदर चार रेजिस्टेंस होती है पी क्यू आर एस, एक गैल्वेनोमीटर होता है और एक बैटरी कनेक्टेड कर देते हैं भाई अपन इसको, ये इस टाइप से ये सिस्टम होता है। बैलेंस कंडीशन क्या हो जाती है, पी अपॉन क्यू जब आर अपॉन एस के बराबर हो जाता है, तो अपने ये जो गैल्वेनोमीटर है इसके अंदर बी और डी के ऊपर पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो अपन इसको रिमूव कर देते हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ डेल्टा ये चेंज इन आई इक्वल टू जीरो, की फॉर्मूला क्या है ये है, मतलब कि अगर अपने को ये पता है तो अपन वो बना ही लेंगे। तो अभी तक अपने को सिर्फ ये चीज़ याद करनी है, उसके अलावा अभी तक कुछ याद नहीं करना कि चेंज ये समीशन ऑफ ऑल करंट इक्वल टू जीरो, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड लॉ ये हो गया, बैलेंस कंडीशन क्या हो गई, ये हो गई, ठीक है। बस इतना सा था इस वाले चैप्टर में, और ये वाला चैप्टर पूरा हो चुका कंप्लीट। इसमें यही पूछेंगे, किरचॉफ का फर्स्ट रूल पूछ लिया, सेकंड रूल पूछ लिया, ये सभी पूछ सकते हैं इसके अंदर। और बाकी डेफिनेशंस के अंदर तो एज सच व्हाट इज़ इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ लिया, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। और क्या पूछ सकते हैं, ये नहीं पूछेंगे, ये भी नहीं पूछेंगे। ओम्स लॉ, स्टेट ओम्स लॉ, ठीक है। स्टेट ओम्स लॉ और रेजिस्टिविटी से रेजिस्टेंस हैविंग यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया, ये सब भी नहीं पूछेंगे, ये भी नहीं पूछेंगे। फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है ये पूछ लेंगे, ठीक है। ये भी पूछ लेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब जनरेट होती है।
4 पॉइंट्स है टोटल चैप्टर में जो पूछेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस ये हो जाती है, बस फाइनली ये 3 पॉइंट्स देख लो एक बार, ठीक है, कि एक पॉइंट देख लो और ये 2 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स और देख लो, सिर्फ एक बार रीड कर लेना। तो इस चैप्टर के अंदर इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछेंगे, और ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ की फॉर्मूला तो पूछेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।